हेलो 10th क्लास। सो बच्चों, आज हम चैप्टर 4 करेंगे सिविक्स का, जिसका नाम है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। जाति क्या होती है, धर्म क्या होता है, और ये जो वर्ड है लैंगिक यानी कि लिंग, लिंग से जुड़े हुए मसले क्या हैं, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं। हम यहाँ इस अध्याय में सामाजिक विभाजन और भेदभाव वाली 3 सामाजिक असमानताओं पर गौर करेंगे। ये है लिंग, धर्म और जाति पर आधारित सामाजिक विषमताएं यानी कि विविधताएं हैं, भेदभाव। ये लिंग, धर्म और जाति पर आधारित जो भेदभाव होते हैं उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ये असमानताएं कैसी हैं, किस तरह राजनीति में अभिव्यक्त होती हैं, ठीक है, इस चीज़ पर भी हम गौर करेंगे। लैंगिक मसले और राजनीति। शुरुआत लैंगिक असमानता से करते हैं। लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट नहीं, बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ियाँ, छवियाँ और सामाजिक भूमिकाएं हैं। तो बच्चों, आपको तो पता होगा, अपने आसपास के परिवेश में भी आप ये चीज़ महसूस करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से बायोलॉजिकली नहीं बट एक रूढ़िवादी के तौर पर, एक सोच के आधार पर जो है किस तरीके से स्त्री और पुरुष को जो है अलग अलग माना जाता है। कई बार आप अक्सर देखते हैं, घर में भी देखा जाता है कि लड़की को छोड़ करके लड़के को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, लड़के को ज़्यादा पढ़ने के लिए भेजा जाता है, स्कूल वगैरह बाहर के कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, जबकि लड़की अगर पढ़ने के लिए कहते तो उसे बोल दिया जाता है कि यहीं आसपास के स्कूल में पढ़ ले, बाहर जाने की क्या जरूरत है। ये तो बहुत आज के टाइम की बात है, वरना ये तक कह दिया जाता है कि पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि लड़कियों का काम तो सिर्फ घर को संभालना होता है, उन्हें पढ़ने की क्या ज़रूरत होती है, अपना घर पे रहो, काम सीखो, यही तुम्हारा काम है बस। ये तक कह दिया जाता है। खाने में भेदभाव किया जाता है। जो पौष्टिक आहार होता है वो बॉयज़ को दिया जाता है, जबकि गर्ल्स को जो है सूखा खाना दिया जाता है, जो जिसमें न्यूट्रिशन नहीं होता, जिसमें पोषक नहीं होते हैं, वो वाला खाना नहीं दिया जाता है। तो इस तरीके का जो भेदभाव होता है घर से ही शुरू होता है और धीरे धीरे फिर फैलना शुरू हो जाता है। तो आज हम इसी चीज़ को लेकर के डिस्कस करेंगे कि लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट नहीं है, बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ियाँ या छवियाँ और सामाजिक भूमिकाएं हैं। किस तरीके से लैंगिक असमानता को बढ़ाने में समाज बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। निजी और सार्वजनिक का विभाजन। पालन पोषण के समय ही लड़के और लड़कियों के मन में यह मान्यता बैठा दी जाती है कि औरतों की मुख्य जिम्मेदारी गृहस्थी चलाने और बच्चों का पालन पोषण करने की है। जब लड़कियां छोटी होती हैं तो पहले ही उन्हें किचन सेट दे दिया जाता है और उसी से अपना खाना बनाना सीखती है, जब वो छोटी सी होती हैं, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि उन्हें जो है मशीन वगैरह बनाने के लिए दे दिया जाता है, या फिर मोटरसाइकिल वगैरह, छोटी सी मोटरसाइकिल वगैरह या कार वगैरह खिलौने टाइप में जो होती हैं वो दे दी जाती है। नहीं, उन्हें गुड़ियाएँ वगैरह जो होती हैं वो खेलने के लिए देते हैं, या फिर किचन सेट लेकर के आते हैं लड़कियों के लिए, वो देते हैं ताकि वो खाना बनाने में पहले से इंटरेस्ट लेना शुरू कर दें, ठीक है। तो बच्चों, पहले से जो है गृहस्थी चलाने और बच्चों का पालन पोषण करने की इस तरीके की जिम्मेदारियां वो पहले ही औरतों को सिखा दी जाती हैं। यह धारणा अधिकतर परिवारों के श्रम लैंगिक विभाजन से झलकती हैं। श्रम के लैंगिक विभाजन यानी कि जो मेहनत होती है उसका विभाजन, काम का विभाजन, ठीक है, उससे झलकती हैं। औरतें घर के अंदर का सारा कामकाज और बच्चों की देखरेख करती हैं, जबकि मर्द घर के बाहर का काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि पुरुष घर के कार्यों को नहीं कर सकता, दरअसल वे सोचते हैं ऐसे कामों को करना औरतों के जिम्मे है, यानी कि औरतों की जिम्मेदारी है, औरतें घर का काम करती है, पुरुष लोग घर का काम नहीं करते। यदि इसी घर के कार्य के लिए पुरुषों को पैसे मिलते हैं तो वो खुशी खुशी ये कार्य कर लेते हैं। आपने अक्सर देखा होगा किस तरीके से होटल्स वगैरह में, ढाबों में भी देखा होगा, जो शेफ वगैरह होते हैं वो भी तो बॉयज़ होते हैं, उनमें भी तो पुरुष होते हैं। तो उस समय भी तो किचन का काम ही होता है, होटलों में भी तो खाना पकाने जैसा ही काम होता है। पर अंतर क्या होता है, घर के कामों में पैसे नहीं मिलते हैं, पर बाहर जो काम होते हैं, चाहे वो किचन का काम हो या फिर कपड़े धोने जैसा काम हो, या फिर घर में किसी के घर में सर्वेंट काम करना हो, उसके लिए हमें पैसे, उनके लिए पैसे मिलते हैं पुरुषों को। तो वो काम जो है स्त्रियों वाला नहीं है, ठीक है। अगर घर का काम करते हैं तो स्त्रियों वाला काम हो जाता है, ठीक है। अतः
श्रम के इस विभाजन का नतीजा यह निकलता है कि औरतें तो घर की चारदीवारी में सिमट कर रह जाती हैं और बाहर का सार्वजनिक जीवन पुरुषों के कब्जे में आ गया है। राजनीति के परिप्रेक्ष्य में स्त्रियों की भूमिका बहुत ही नगण्य है, क्योंकि राजनीति में इनका रोल ना के समान है। पहले सिर्फ पुरुषों को ही सार्वजनिक मामलों में भागीदारी करने, वोट देने या सार्वजनिक पदों का चुनाव लड़ने की अनुमति थी। धीरे धीरे राजनीति में लैंगिक मुद्दे उभरे, औरतों ने भी अपने संगठन बनाए और समानता का अधिकार हासिल करने के लिए आंदोलन भी किए। ये सिर्फ एक देश की बात नहीं है, वैश्विक स्तर पर भी महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने और उनके लिए शिक्षा तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की गई। इसी के साथ एक वर्ड आता है नारीवादी। क्या होता है नारीवादी? औरत और मर्द के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाली महिला या पुरुष। ठीक है, तो बच्चों नारीवादी कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि नारीवादी थोड़ा फीमेल वर्ड है तो उसका मतलब सिर्फ स्त्रियों से ही है। जो स्त्री औरत और मर्द के समान अधिकारों और अवसरों के बारे में सोचती है वो नारीवादी हो गई। सिर्फ स्त्री ही नहीं, अगर पुरुष भी ऐसे हैं जो फेमिनिस्ट हैं, जो स्त्रियों के अधिकारों के बारे में सोचते हैं, स्त्रियों पुरुषों के समान अधिकारों के बारे में सोचते हैं, तो पुरुषों में पुरुष भी ऐसे हैं। तो नारीवादी क्या होता है? औरत और मर्द के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाली महिला या पुरुष। नारीवादी आंदोलन मुख्य बदलाव की मांग करने वाले महिला आंदोलन ने औरतों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग उठाई है। इन आंदोलनों को ही नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। एक बार फिर से इसको देखते हैं, क्योंकि नारीवादी आंदोलन से क्या तात्पर्य है बच्चों, ये एक नंबर या 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और आया भी है। ठीक है, तो इसकी एक बार डेफिनेशन एक दोबारा से पढ़ते हैं। मुख्य बदलाव की मांग करने वाले महिला आंदोलनों ने औरतों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग उठाई है। इन्हीं आंदोलनों को क्या कहा गया है? नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। लैंगिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति और इस सवाल पर राजनीतिक गोलबंदी का मतलब होता है इकट्ठा होना। लैंगिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति और इस सवाल पर राजनीतिक गोलबंदी ने औरतों की भूमिका को बेहतर बनाने में मदद की है। बड़े पैमाने पर पॉलिटिकल पार्टीज ने महिलाओं की छवि को, महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए बड़े पैमाने पर काम भी किया, उनके मुद्दों को भी उभारा है। इस चीज़ पर वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर इत्यादि जैसे पेशों में महिलाओं को देख सकते हैं। आज आप अपने आसपास आधुनिक समय में देख सकते हैं कि किस तरीके से ऐसी कोई जॉब नहीं बची जिसे महिलाएं नहीं कर रही हों। हर जगह जो है अब महिलाएं देखने को मिलती हैं, चाहे एज अ डॉक्टर देख लीजिए, एज अ पुलिस देख लीजिए, एज अ फौजी, पायलट, साइंटिस्ट, हर फील्ड में जो है आज वुमन दिखाई देती हैं। स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड जैसे देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है। अगर हम भारत से कंपैरिजन करते हैं तो स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड ऐसे देश हैं जिसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा है। आज़ादी के बाद से महिलाओं की स्थिति में सुधार तो हुआ है, परंतु हमारा समाज अभी भी पितृ प्रधान है। औरतों के साथ अभी कई तरह के भेदभाव होते हैं और उनका दमन होता है। ठीक है, जहाँ हम आज 21वीं सदी में पहुँच गए और अपने आप को आधुनिक मानते हैं, आधुनिकता के इस समाज में आज भी कहीं ना कहीं प्रचार की है। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि पितृ प्रधान समाज में। ठीक है, यानी कि आज भी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, पुरुष का ही प्रभुत्व है। ठीक है, इसी के साथ जो है महिलाओं का अभी भी इतना ज़्यादा विकास नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए। और देशों के कंपैरिजन में हमारे देश में फिर भी कम है, पर ये कह सकते हैं कि पहले के मुकाबले हालात फिर भी बेहतर हैं। ठीक है, आज भी हमने देखा है कि आज भी हम अपने आसपास देखते हैं कि आज भी जो बच्चे होते हैं उनको पिता के नाम से जाना जाता है, ना कि महिला के नाम से। ठीक है, तो ये क्या है? सब मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का ही तो इफेक्ट है। ठीक है, तो स्त्रियों से जुड़ी हुई कुछ अहम समस्याओं के बारे में चर्चा करते हैं। कौन सी वो अहम समस्याएं हैं जो स्त्रियों से जुड़ी हुई हैं, जो उन्हें उनका उत्थान होने में जो है बहुत ही ज़्यादा बाधक का रूप लेती हैं। वो कौन सी समस्याएं हैं? सबसे पहली है साक्षरता दर, यानी कि लिटरेसी रेट। महिलाओं की साक्षरता दर अब भी मात्र 54% है। ये इस बुक के आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं की साक्षरता दर अभी भी मात्र 54% है, जबकि पुरुषों में ये 76% है। तो आप देख सकते हैं कितना ह्यूज डिफरेंस है।
स्कूल पास करने वाली लड़कियों की एक सीमित संख्या ही उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ा पाती है। यानी कि ट्वेल्थ जैसे जैसे ट्वेल्थ पास कर लेती हैं, उसके बाद जब कॉलेज वाली एजुकेशन आती है तो उससे पहले ही रोक लिया जाता है, कॉलेजेस में एडमिशन नहीं कराया जाता है। ठीक है, तो उच्च शिक्षा तक काफ़ी सीमित संख्या में जो है लड़कियां पहुंच जाती हैं। उनकी आगे की पढ़ाई के दरवाजे बंद हो जाते हैं। माता पिता की चाह भी केवल पुत्र को ही पढ़ाने की रहती है। तो पेरेंट्स भी सोचते हैं कि क्यों खामखा लड़की पे अपने रिसोर्सेज को खर्च करें, ऐसे बेटर है कि लड़की को पढ़ा दें, वो अच्छी जॉब सेटल होगा तो हमारे लिए बेनिफिट होगा। वेतन में असमानता। समान मजदूरी संबंधित अधिनियम में कहा गया है कि समान काम के लिए समान मजदूरी दी जाएगी, परंतु किसी भी क्षेत्र में देख लो, प्रत्येक क्षेत्र में समान काम के लिए महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम ही मजदूरी मिलती है। आप अपना फिल्मी जगत को ही देख लीजिए, हीरोइंस को कम, इनकी जो एक्टर्स होते हैं उनकी कंपैरिजन में बहुत ही कम जो है सैलरी पेमेंट मिलता है। ठीक है, आप यहाँ पर ही देख लीजिए, जो हीरोइंस होती हैं उनको कम पेमेंट मिलता है किसी कंपैरिजन में जो मेल जो हीरोज होते हैं, ठीक है, उनकी कंपैरिजन में। यानी कि एक्टर को ज़्यादा मिलता है और एक्ट्रेस को कम मिलता है वेतन। या फिर एक मजदूर को लगा लीजिए, एक जो मजदूर स्त्री होगी उसको कम मिलेगा वेतन, और मजदूर पुरुष होगा उसको ज़्यादा वेतन मिलेगा, तो दोनों के वेतन में डिफरेंस होगा। तीसरा है एक समस्या लिंग अनुपात की। भारत के अनेक हिस्सों में लड़के की चाह में अक्सर जन्म से पहले ही लड़की को खत्म कर दिया जाता है, जिससे देश का लिंग अनुपात गिरकर 933 रह गया है। लिंग अनुपात क्या होता है कि प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या, यानी कि 1000 लड़कियों पर कितनी लड़कियां हैं, तो यही होता है लिंग अनुपात। तो आज आप देख सकते हैं किस तरीके से लिंग अनुपात गिरता जा रहा है। तो बच्चों, हमने ये भी सुना है कि भ्रूण हत्या कितनी होती हैं। अक्सर गर्भ में ही बच्चे का ये जांच करा ली जाती है कि बच्चा लड़की है या लड़का है, तो उसके बाद लड़की होने पर तुरंत ही गर्भपात करा दिया जाता है, अबॉर्शन करा दिया जाता है, जिससे जो फीमेल का जो रेट होता है वो गिरता है। यानी कि जो लड़कियों की जो संख्या होती है वो इसी कारण जो है डाउन हो जाती है, क्योंकि उन्हें जन्म से पहले ही मार दिया जाता है। महिलाओं का शोषण, महिलाओं के उत्पीड़न, घरेलू हिंसा जैसी खबरें रोज पढ़ने को मिलती हैं। इनके लिए कोई स्थान सुरक्षित नहीं है, ना घर ना बाहर। तो आज हम अब बच्चों देखते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, अपने आसपास के माहौल में भी देखते हैं किस तरीके से कितना टॉर्चर, घरेलू हिंसा जो है, दहेज प्रथा है, इस तरीके की कुरीतियाँ जो हैं, ये सब के सब जो है महिलाओं के दुश्मन हैं, महिलाओं का शोषण करते हैं। तो ये सारी जो समस्याएं हमने डिस्कस करी हैं, ये नारी स्त्रियों से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। अब महिलाओं को राजनीति में कितना प्रतिनिधित्व मिलता है, महिलाओं का राजनीति में कितना रोल रहता है, उनको कितना रिजर्वेशन मिला है, मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। तो नारीवादी समूह और महिला आंदोलन इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जब तक औरतों का सत्ता पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक इस समस्या का निपटारा नहीं हो सकता। जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। चाहे लोकसभा ले लीजिए, राज्य की विधानसभा ले लीजिए, दोनों में ही महिलाओं का अनुपात बहुत कम है। जैसे लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या कभी कुल सदस्यों की 10% तक भी नहीं पहुंची है। जैसे लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या कुल सदस्यों की 10% तक भी नहीं पहुंची है। राज्य की विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। इस मामले में भारत का नंबर दुनिया के देशों में काफ़ी नीचे है। यानी कि भारत में जो महिलाएं हैं, महिलाएं राजनीति में बहुत ही कम सक्रिय हैं। उनका जो रेशियो है राजनीति में आने का बहुत ही ज़्यादा कम है, अगर हम दूसरे देशों से कंपैरिजन करते हैं तो। कभी कभार कोई महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की कुर्सी तक आ भी जाती है, परंतु मंत्रिमंडल में पुरुषों का ही वर्चस्व रहता है। तो पूरा का पूरा मंत्रिमंडल पुरुषों से भरा रहता है अगर महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन जाती है तो। स्थानीय शासन के संदर्भ में भारत में पंचायती राज के अंतर्गत पंचायतों और नगर में नगर पालिकाओं में 1/3 यानी कि 1/3 जो है पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है। अब रिजर्वेशन दिया गया है महिलाओं को 1/3। पंचायत और नगर पालिकाओं में 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। आज भारत के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में निर्वाचित महिलाओं की संख्या 10 लाख से ज़्यादा है। महिला संगठनों और कार्यकर्ताओं की मांग है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की भी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर देनी चाहिए। हालांकि इस तरह का विधेयक 10 वर्षों से ज़्यादा हो चुके हैं इसे लटके संसद में।
अभी तक ये लटका पड़ा है। अभी तक जितनी भी राजनीतिक पार्टी हैं वो इस कानून को पास कराने को लेकर एक मत नहीं है। ठीक है, अतः कुछ सामाजिक विभाजनों को राजनीतिक रूप देने की जरूरत है। जब सामाजिक विभाजन एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है तो वंचित समूहों को किस तरह लाभ होता है इसकी जानकारी भी मिलती है। तो डिस्कस करते हैं धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति के बारे में। अब हम धार्मिक अंतरों पर आधारित विभाजन की चर्चा करेंगे। भारत समेत अनेकों देश में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। कुछ गौर करने लायक बातें हैं जो धर्म से जुड़ी हुई हैं। कुछ ऐसे मुद्दे जो हम अपने आसपास देखते हैं। अब हम गांधी जी की बात करते हैं। गांधी जी धर्म के मामले में क्या कहते हैं। गांधी जी ने भी धर्म के परिप्रेक्ष्य में कुछ बातें कही थी। वे कहा करते थे कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म से उनका मतलब हिंदू इस्लाम धर्म से नहीं है। धर्म से उनका मतलब है नैतिक मूल्यों से, जो नैतिक जिम्मेदारी होती है, जो नैतिकता होती है, मोरालिटी जो होती है, उससे उनका मतलब है, ना कि रिलीजन से, लाइक हिंदूज एंड मुस्लिम्स। ओके, सो बच्चों, राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। गांधी जी कहते हैं कि राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। जो धर्म में जो नोबल वैल्यूज होते हैं, जो उदार जो गुण होते हैं, उनके हिसाब से चलना चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, अपने देश के मानवाधिकार समूहों का कहना है, जो हमारे यहाँ मानवाधिकार संगठन है, उनका कहना है कि इस देश में सांप्रदायिक दंगों में मरने वाले अधिकतर लोग अल्पसंख्यक समुदायों के ही होते हैं। इनकी मांग है कि सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए। तो ये जो मानवाधिकार संगठन जो मानवों के अधिकारों के लिए, उन पर जो शोषण होते हैं उनके उसको दूर करने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए ये मानव अधिकार संगठन जो होते हैं मांग उठाते हैं। तो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से जब भी कोई दंगा फसाद होता है, सांप्रदायिकता के आधार पर जब भी कोई दंगा फसाद होता है, धर्म के नाम पर जब भी लड़ाई होती है, तो उसमें मरते सिर्फ अल्पसंख्यक लोग हैं। अतः सरकार का कर्तव्य बनता है कि अल्पसंख्यकों को सेफ्टी दे। तीसरा आता है महिला आंदोलन। अब महिला आंदोलन का कहना है कि सभी धर्मों में वर्णित पारिवारिक कानून क्या होते हैं। पारिवारिक कानून होते हैं विवाह, तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे परिवार से जुड़े मसलों से संबंधित कानून, और इन्हीं कानूनों को कहा जाता है पारिवारिक कानून। तो महिला आंदोलनों का कहना है कि सभी धर्मों में वर्णित पारिवारिक कानून महिलाओं से भेदभाव करते हैं। इस आंदोलन की मांग है कि इन कानूनों को समता मूलक या समानता मूलक बनाने के लिए उनमें बदलाव करने चाहिए। तो सरकार को हस्तक्षेप करना होगा। देखो बच्चों, पारिवारिक कानून हर धर्म के अलग अलग होते हैं। इस्लाम धर्म के अपने पारिवारिक कानून है, हिंदू धर्म के अपने, पारसी धर्म के अपने, सिख धर्म के अपने। तो हर धर्म के अपने अपने पारिवारिक कानून होते हैं। ये सभी मामले धर्म और राजनीति से जुड़े हुए हैं। लोगों को एक धार्मिक समुदाय के तौर पर अपनी जरूरतों, हितों और मांगों को राजनीति में उठाने का अधिकार होना चाहिए। तो बच्चों, अभी के लिए इतना ही। तो फर्स्ट पार्ट इतना ही करेंगे हम। सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, उसके बाद लेसन पूरा हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू कमेंट्स, डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।